फर्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल फिस्कल फेडरलिज्म से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेक्स्ट है? देखो, कोविड-19 की सेकेंड वेव के बाद अब देश की इकोनॉमिक सिचुएशन धीरे धीरे इंप्रूव होने लगी है। बट इस इकोनॉमिक रिकवरी को गति प्रदान करने के लिए हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट की स्टेट्स के साथ मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई। मतलब हमारे देश के जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स की मीटिंग बुलाई। तो जो बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हैं उन स्टेट्स के तो चीफ मिनिस्टर्स ने पार्टिसिपेट किया, बाकी जो अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स हैं उन्होंने अपने फाइनेंस मिनिस्टर को भेज दिया इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए। खास बात देखो ये है, ये जो मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई ना फाइनेंस मिनिस्टर की स्टेट के सीएम्स के साथ और स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर्स के साथ, ये मीटिंग जीएसटी काउंसिल के बैनर तले नहीं ऑर्गेनाइज हुई। मतलब जीएसटी काउंसिल के प्लेटफॉर्म पर नहीं ऑर्गेनाइज हुई, ना ही नीति आयोग के प्लेटफॉर्म पे ऑर्गेनाइज हुई। ये रेयर मीटिंग थी, स्पेशल मीटिंग थी अलग से, ताकि देश की इकोनॉमिक सिचुएशन को फर्दर इंप्रूव किया जा सके और डबल डिजिट ग्रोथ जो है हमारे देश की इकोनॉमी की वो इंश्योर की जा सके। तो क्या क्या डिस्कस हुआ इस मीटिंग में? सबसे पहला अहम फैसला तो देखो इस मीटिंग में ये लिया गया, आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट रेवेन्यू को शेयर करती है स्टेट के साथ। मतलब सेस और सरचार्ज से जो रेवेन्यू प्राप्त होता है उसको तो नहीं शेयर किया जाता, बाकी बहुत सारा जो रेवेन्यू है स्टेट्स के साथ शेयर किया जाता है सेंटर के द्वारा। और किस रेशो में शेयर होता है रेवेन्यू? 41% मिलता है स्टेट्स को और बाकी बचा हुआ 59% मिलता है सेंटर को। एक साल में 14 इंस्टॉलमेंट्स के थ्रू ये रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स के साथ शेयर करती है। अभी खास ये हुआ, इस महीने 22 नवंबर को जो इंस्टॉलमेंट जानी थी ना सेंटर की तरफ से स्टेट्स को, वो इंस्टॉलमेंट डबल जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जानी थी कुछ 47,000 करोड़ और अब जाएगी 95,000 करोड़। मतलब एडवांस में पैसा दिया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट्स को। है उनका शेयर, बाद में जाना था लेकिन एडवांस में दे दिया। अब आपको लगेगा फायदा क्या हुआ है इसका? फायदा देखो ये हुआ है, जब स्टेट गवर्नमेंट को एडवांस में पैसा मिलेगा तो वो अच्छे से प्लान कर सकेंगे उन्हें कौन कौन से प्रोजेक्ट पे खर्चा करना है। मतलब एडवांस पैसा उनके हाथ में होगा तो वो बेहतर ढंग से कैपिटल एक्सपेंडिचर कर सकेंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसे स्कूल बनवा दिया, एक्सप्रेसवे बनवा दिया, ब्रिज बनवा दिया, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना लॉन्ग लास्टिंग, वो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में तो ये सब चीज़ें आती हैं, जैसे हर महीने सैलरी जाती है, हर महीने सैलरी जाती है, इससे इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ी ना क्रिएट हो रहा है। तो इसीलिए हर एक सरकार प्रयास करती है कि उनका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम हो और कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो। कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा तो देखो देश में इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा और ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होंगी, देश की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ज़्यादा होगी, जीडीपी बढ़ेगी। इस मीटिंग में यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने स्टेट से आह्वान किया, देखो हमें इंडिया को वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनाना है। इसके लिए आप प्रयास कीजिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कीजिए। कैसे? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रमोट करके। बिजनेस करना आपके स्टेट में आसान होना चाहिए ताकि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपके स्टेट में आए। इसके अलावा आप लैंड एक्विजिशन प्रोसीजर को आसान कीजिए। आज के समय में हमारे देश में ना सबसे बड़ी दिक्कत यही है, मान लीजिए फॉरेन की कोई कंपनी आती है अमेजोन जैसी, तो वो इंडिया में अगर काम करना स्टार्ट करेगी तो उसे लैंड चाहिए ना। दिक्कत ये है लैंड एक्वायर करना हमारे देश में बहुत मुश्किल है। तो विभिन्न स्टेट्स गवर्नमेंट्स को आह्वान किया यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने कि आप इन्वेस्टर्स के लिए लैंड बैंक इस्टेब्लिश कीजिए, ताकि कोई इन्वेस्टर आता है तो उस लैंड बैंक में से उस इन्वेस्टर को लैंड दिया जा सके और इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने में कम से कम दिक्कत आए। इसके अलावा यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने यह भी सजेस्ट किया, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है ना एसेट को मोनेटाइज करने से संबंधित, वो प्रोग्राम आप भी लॉन्च कर सकते हो। आप सरकार की जो एसेट है, देश की जो एसेट है वो बेचिए मत, लेकिन आप उसको लीज पर दे दीजिए। इससे आपको अच्छा खासा रेवेन्यू भी प्राप्त होगा और वो जो एसेट है वो अच्छे से मैनेज भी हो जाएगी। फॉर एग्जांपल हाईवे है, हाईवे पे अभी सरकार अगर टोल वसूलती है तो उसे लीज पर दिया जा सकता है किसी प्राइवेट कंपनी को कि आप टोल वसूलिए, हमें
अपना शेयर दे दीजिए, मतलब इतने सालों तक आप हमें इतना रुपया दोगे, बदले में आप इस हाईवे को ऑपरेट कीजिए 20 सालों तक या फिर जितने भी सालों तक तय होता है। इसके बाद मीटिंग में पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस का इशू भी डिस्कस हुआ। आपको पता है दिवाली के मौके पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी को कम कर दिया था ताकि पेट्रोल और डीजल के दामों को कम किया जा सके। तो कई सारे स्टेट्स को डर ये था, चूंकि अब एक्साइज ड्यूटी कम हुई है पेट्रोल और डीजल पर, मतलब सेंटर को कम रेवेन्यू प्राप्त होगा। सेंटर को कम रेवेन्यू प्राप्त होगा तो मतलब स्टेट्स को भी कम रेवेन्यू प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि सेंटर अपना 41% रेवेन्यू तो शेयर करती है ना स्टेट्स के साथ। लेकिन यहाँ पे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने बोला ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो प्रेट्रोल और डीजल पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है ना, वो इस प्रकार से होती है, बेसिक एक्साइज ड्यूटी प्लस में एडिशनल एक्साइज ड्यूटी प्लस में सेस। तो हम जो एक्साइज ड्यूटी को कम करेंगे ना, वो सेस और एडिशनल जो एक्साइज ड्यूटी है इससे कम करेंगे। अब एडिशनल एक्साइज ड्यूटी और सेस से जो रेवेन्यू प्राप्त होता है वो तो सेंटर स्टेट्स के साथ शेयर करती नहीं, और यहाँ से अगर एक्साइज ड्यूटी कम होगी तो मतलब स्टेट्स के रेवेन्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्टेट्स का जो रेवेन्यू मिलता है वो तो बेसिक एक्साइज ड्यूटी से मिलता है, बेसिक एक्साइज ड्यूटी उतनी ही है, इसे कम नहीं किया गया है। ये भरोसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट्स को दिलवाया। इसके बाद ये भी इश्यू डिस्कस हुआ, क्या पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के तले लाना चाहिए। इस पर निर्मला सीतारमन ने यह कहा, देखो ये तो स्टेट्स को डिसाइड करना होगा जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में। सबसे बड़ी बात यह है, अगर पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के अंतर्गत लाया जाता है तो इस पे टैक्स कितना होगा, इस पे सबसे बड़ा विवाद है। क्योंकि 18% टैक्स तो हो नहीं सकता। अगर 18% टैक्स होगा तो फिर स्टेट्स और सेंटर को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा रेवेन्यू का। तो कितना टैक्स होना चाहिए पेट्रोल और डीजल पर अगर ये जीएसटी के अंतर्गत आता है, इसको लेके अगर रजामंदी हो गई तो फिर जीएसटी के अंतर्गत लाया जा सकता है पेट्रोल और डीजल को। लेकिन इस पर रजामंदी होती अभी फिलहाल दिखाई नहीं देती है। और देखो काफ़ी सारे सजेशंस दिए जाते हैं इस मीटिंग से संबंधित। आर्टिकल में कहा जाता है, सबसे पहली बात, ये रेयर मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई, ये एक एग्जाम्पल है अच्छा किस प्रकार से टीम इंडिया मतलब सेंटर प्लस में स्टेट्स दोनों मिल के काम कर रहे हैं देश की इकोनॉमिक सिचुएशन को इंप्रूव करने के लिए। और कुछ सजेशंस इस प्रकार से हैं, ऐसी मीटिंग्स आगे भी ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। FRBM एक्ट यानी फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत स्टेट्स की जो बोरोइंग लिमिट्स हैं उन्हें इंक्रीज कर देना चाहिए। नेक्स्ट सजेशन ये है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्टेट्स के साथ रेवेन्यू शेयर करती है ना स्कीम्स के लिए, मतलब जो फंड्स एलोकेट होते हैं स्कीम्स के लिए, उनको भी टाइमली रिलीज करना जरूरी है। जैसे हमने काफ़ी बार आर्टिकल डिस्कस किया है, मनरेगा की जो पेमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा डिले से होती है, लेट से होती है। नेक्स्ट पॉइंट, एक ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म होना चाहिए। कई बार देखो सेंट्रल गवर्नमेंट को पता होता है कि ये बड़ी कंपनी हमारे देश में आने वाली है, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ये लीड जो है कि ये पोटेंशियल इन्वेस्टर है, ये आ सकता है, देश में बात चल रही है, ये लीड स्टेट्स के साथ शेयर करें ताकि स्टेट्स जो है आपस में उनका हेल्दी कंपटीशन हो सके उस इन्वेस्टर को अपने राज्य में अट्रैक्ट करने के लिए। समझ गए? जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अमेजॉन कंपनी के मालिक की बात हो गई सेंट्रल गवर्नमेंट से कि हम आने वाले हैं, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ना सभी स्टेट्स को बता दे कि ये कंपनी आने वाली है, अब आप जोर लगा लो, कोशिश कर लो कि ये आपके स्टेट में आ जाए। नेक्स्ट पॉइंट, फॉरेस्ट और इन्वायरमेंट क्लियरेंस पर भी एक क्लियर पॉलिसी होनी चाहिए। इसको लेके भी काफी बार विवाद क्रिएट हो जाता है। बहुत सारे स्टेट्स के जो प्रोजेक्ट हैं फंस जाते हैं सिर्फ फॉरेस्ट और इन्वायरमेंट क्लियरेंस की वजह से। इसके बाद एक इशू देखो सिंगल विंडो क्लियरेंस से संबंधित है। हमारे देश में ना कोई बिजनेस स्टार्ट होता है तो बहुत सारी क्लियरेंस लेनी पड़ती है सरकार से, बिजनेस इस्टेब्लिश करने से पहले, लैंड एक्वायर से करने से पहले, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेने से पहले, पानी का कनेक्शन लेने से पहले, इतनी सारे क्लियरेंस लेने पड़ती है ना, तो बिजनेसमैन को लगता है कि यार कोई झंझट मोल ले लिया बिजनेस स्टार्ट करके। तो कई सालों से सरकार प्रयास कर रही है कि सिंगल विंडो क्लियरेंस का सिस्टम होना चाहिए कि एक ही क्लियरेंस ले और अपने आप सारी क्लियरेंस बिजनेसमैन को मिल जाए, बिजनेस जो स्टार्ट कर रहा है। तो कई सारे राज्य ऐसे हैं जो सिंगल विंडो क्लियरेंस का सिस्टम लेकर आ गए हैं, लेकिन अभी भी कई सारे राज्य ऐसे हैं जो सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम नहीं ला पाए हैं। जैसे यहाँ पर देखो सिर्फ 10 स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने इन्वेस्टर्स के लिए
सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम को ज्वाइन किया है। अगले महीने 4 और राज्य ज्वाइन करेंगे, लेकिन अभी भी बहुत सारे राज्य और यूटी ऐसे हैं जो सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम को नहीं ज्वाइन कर पाए हैं। उन्हें जल्द से जल्द इस सिस्टम को ज्वाइन करना चाहिए। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद देखो नेक्स्ट आर्टिकल सी राजा मोहन का टर्की से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो जैसे हमारे देश में हिंदू कम्युनिटी के लोग सबसे ज़्यादा रहते हैं। हिंदू कम्युनिटी के लोग और कहाँ कहाँ पे रहते हैं? नेपाल में है, जैसे मान लीजिए मालदीव में है। तो जहाँ जहाँ पे हिंदू कम्युनिटी के लोग ज़्यादा रहते हैं, उन देशों का मान लीजिए एक ग्रुप बनाया जाता है, जैसे पैन हिंदू काउंसिल। इस पैन हिंदू काउंसिल में वो देश होंगे जहाँ पे हिंदूज जो हैं मेजोरिटी में हैं, या फिर हिंदू कम्युनिटी के लोग अच्छी खासी संख्या में हैं। ये देखो सिर्फ एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन ये मैं आपको एग्जाम्पल देने के लिए बताना चाहता था। इसी प्रकार से जो टर्किश एथनिसिटी के लोग हैं ना, वो काफ़ी सारे देशों में रहते हैं। टर्किश एथनिसिटी के लोग सिर्फ टर्की में नहीं रहते, वो सेंट्रल एशिया में भी रहते हैं, वो चाइना में भी रहते हैं, जहाँ पे चाइनीज सरकार उनके ऊपर अत्याचार करती है। तो टर्की ने क्या किया है, ऐसे देशों को मिला के एक ग्रुप बनाया है। ग्रुप तो देखो पहले ही था, लेकिन वो ठंडे बस्ते में था। पहले काउंसिल ऑफ टर्की स्टेट्स थी, जो 2009 में फॉर्म हुई थी। इसमें टर्की, अजरबैजान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान ये देश शामिल हैं। लेकिन अब इस काउंसिल को एलिवेट करके ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टर्की स्टेट्स ग्रुप इस्टेब्लिश कर दिया गया है। ये उन देशों का ग्रुप है जिसमें टर्किश कम्युनिटी के लोग रहते हैं। अब देखो इस आर्टिकल में ना बहुत सारी ऐसी डिटेल्स हैं, जैसे कब पहले ये काउंसिल बनी थी, टर्की के कौन से राष्ट्रपति थे जिन्होंने ये काउंसिल बनवाई, और कब ये जो काउंसिल थी वो ज़्यादा एक्टिव हो गई। ये सब चीज़ें हमारे लिए काम की नहीं है। मतलब इस पर यूपीएससी क्वेश्चन नहीं पूछेगी, क्योंकि इंडिया का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो फिर क्वेश्चन ये उठता है, इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है ये टर्किश काउंसिल? मतलब इंडिया का क्या लेना देना है, हमें डिस्कस ही क्यों कर रहे हैं? इसका आंसर देखो ये है, इससे पता ये लगता है कि टर्की जो है किस प्रकार से, हम हमेशा डिस्कस करते हैं टर्की के जो राष्ट्रपति हैं अर्दगन, वो इस्लामिक वर्ल्ड के लीडर बनना चाहते हैं, तभी वो ये सब कुछ कर रहे हैं। जैसे देखो एक समय में आपको याद होगा आज़ादी के बाद नेहरू ग्लोबल पॉलिटिक्स में ना बड़ा रोल प्ले किया करते थे। जैसे नैम मूवमेंट उन्होंने स्टार्ट की, बड़े बड़े इश्यूज़ पे वो मीडिएशन करवाने की बात बोला करते थे। टर्की ना आज के समय में वही रोल प्ले कर रहा है जो एक समय में नेहरू के कार्यकाल में इंडिया ने किया था। जैसे अजरबैजान और आर्मेनिया की लड़ाई हुई, अजरबैजान को बढ़िया बढ़िया ड्रोन दिए टर्की ने, और उसकी बदौलत अजरबैजान ने आर्मेनिया को हरा भी दिया। इसके अलावा अफगानिस्तान में देख लीजिए किस प्रकार से टर्की एक्टिव रोल प्ले करने की सोच रहा था। तालिबान को प्रपोजल दिया टर्की ने कि काबुल एयरपोर्ट को हम ऑपरेट करेंगे, जबकि देखो अफगानिस्तान से टर्की का कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, बॉर्डर कंट्री थोड़ी ना है अफगानिस्तान का टर्की। लेकिन वही बात कि बड़ा रोल प्ले करना चाहते हैं टर्की के राष्ट्रपति अर्दगन, उनकी एम्बिशंस बड़े हैं, उनकी इच्छाएं बड़ी हैं, वो ग्लोबल पॉलिटिक्स में बड़ा रोल प्ले करके अपने नेशनल इंटरेस्ट को सर्व करना चाहते हैं। यही नेहरू चाहते थे। इसीलिए पिछले 3 दशकों में ना टर्की ने अपनी सॉफ्ट पावर को इंक्रीज करने के लिए काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं, एजुकेशन संबंधित, कल्चर संबंधित और रिलीजन संबंधित। और टर्की की जो हार्ड पावर है ना, जैसे टर्की की इकोनॉमी, टर्की की मिलिट्री, ये भी बहुत सारे देशों को अट्रैक्ट कर रही है। जैसे अजरबैजान ने किस प्रकार से आर्मेनिया को हराया, ये बात ना काफ़ी सारे सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ ने देखी। इसीलिए बहुत सारे देश जो हैं सेंट्रल एशिया के, वो टर्की के साथ अपना कोऑपरेशन इंक्रीज करना चाहते हैं। आज के समय में सेंट्रल एशिया में 5000 टर्किश कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं। सेंट्रल एशिया के साथ जो टर्किश ट्रेड है वो $10 बिलियन से ज़्यादा का है। एक कॉरिडोर है, ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, लेपिस लजूली कॉरिडोर। ये जो लेपिस लजूली कॉरिडोर है, ये टर्की को अफगानिस्तान से जोड़ता है वाया तुर्कमेनिस्तान। अगर प्री में क्वेश्चन पूछे यूपीएससी, टर्की एक और ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बना रहा है सेंट्रल एशिया तक, जो आगे चाइना, जॉर्जिया, अजरबैजान इन सब देशों में भी जाएगा। कजाकिस्तान ने एग्रीमेंट साइन किया टर्की के साथ डिफेंस और सिक्योरिटी कोऑपरेशन का। तो ये सब चीज़ें जो हो रही है ना टर्की और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के बीच,
इससे होता क्या है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो देखो मेनली अभी रशिया और चाइना पर डिपेंडेंट हैं, उनको भी अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने का एक मौका मिलता है। और टर्की जो बड़ा रोल प्ले करने लगा है ना सेंट्रल एशिया में, इससे जो यूरेशिया की जियोपॉलिटिक्स है ना वो और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो रही है। तो अब इंडिया को ना टर्की के साथ एंगेज करना चाहिए। अब आपके मन में आया होगा, अरे टर्की के साथ तो हमारे रिलेशंस खराब है ना, टर्की कश्मीर के मुद्दे पर हमेशा पाकिस्तान का साथ देता है, और भी दूसरे इश्यूज को लेके, अफगानिस्तान के इशू को लेके, पाकिस्तान के इशू को लेके टर्की के साथ हमारे डिफरेंसेस हैं, हमारी नहीं बनती टर्की के साथ, ये बात सच है। लेकिन देखो राइटर ये कहते हैं, अगर आपकी किसी दूसरे देश के साथ नहीं भी बनती है, डिफरेंसेस हैं, तो भी आपको उसके साथ एंगेज करना चाहिए। ये आप टर्की से ही सीख सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर टर्की अभी नाटो का मेंबर है, यूएसए लेड ग्रुप है नाटो, बावजूद इसके टर्की S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम रशिया से परचेज कर रहा है। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम टर्की रशिया से परचेज कर रहा है, बावजूद इसके अजरबैजान और आर्मेनिया की लड़ाई हुई ना, तो टर्की ने अजरबैजान का साथ दिया, जबकि आर्मेनिया के साथ रशिया की फ्रेंडशिप ट्रीटी है, युद्ध में साथ देने की ट्रीटी है। तो मतलब दूसरे देश के साथ आपकी दोस्ती है, दुश्मनी है, जो भी आपका रिलेशनशिप है दूसरे देश के साथ, इसका रिजल्ट ये नहीं निकलना चाहिए कि आप हार्ड स्टेप्स ना लो या फिर आप दूसरे देश के साथ एंगेज ना करो। ये टर्की ने साबित करके दिखाया है। तो इंडिया को टर्की के साथ कम से कम एंगेज जरूर करना चाहिए। टर्की पाकिस्तान का साथ देता है बहुत सारे इश्यूज पर, लेकिन अगर इंडिया टर्की के साथ एंगेज करेगा तो एटलीस्ट इंडिया टर्की की ओपिनियन तो इन्फ्लुएंस कर सकता है ना। दूसरा देखो, मेडिटेरेनियन सी रीजन में बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनकी टर्की के साथ नहीं बनती, जैसे साइप्रस है, ग्रीस है। तो इंडिया इनके साथ भी अपनी रिलेशनशिप मजबूत करे टर्की पे प्रेशर डालने के लिए, ताकि टर्की को भी मजबूर होना पड़े इंडिया के साथ एंगेज करने के लिए। साइप्रस, ग्रीस जैसे देश जिनकी टर्की से दुश्मनी है, उनकी मदद इंडिया कर सकता है, ताकि टर्की इंडिया के पास आए और बोले कि भैया आप इनको मदद मत दीजिए। तो ये इंडिया के पास एक कार्ड होगा प्ले करने के लिए। जैसे टर्की पाकिस्तान का साथ देके इंडिया पे प्रेशर डालता है ना, उसी प्रकार से इंडिया साइप्रस और ग्रीस का साथ देके टर्की पे प्रेशर डाल सकता है। तो ये हमने पूरा इशू डिस्कस किया टर्की से संबंधित। एंगेज हमें टर्की के साथ करना चाहिए, व्यापार इंक्रीज करना चाहिए, ताकि टर्की की ओपिनियन को इन्फ्लुएंस किया जा सके। फिर लास्ट में राइटर ये भी बोलते हैं, देखो बनती तो टर्की की इजराइल के साथ भी नहीं, मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बनना चाहता है, लेकिन फिर भी इजराइल के साथ रिलेशनशिप तो है, इसलिए इंडिया को भी टर्की के साथ एंगेज करने के बारे में सोचना चाहिए। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल चाइना और यूएस के राष्ट्रपति के बीच आयोजित हुई वर्चुअल मीटिंग से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो काफ़ी समय से तो आपको पता है कोविड चल रहा है, तो यूएसए और चाइना जो वर्ल्ड की दो सबसे बड़ी पावर्स हैं, इन दोनों के राष्ट्रपतियों के बीच मीटिंग नहीं ऑर्गेनाइज हो सकी, लेकिन अब जाके वर्चुअल मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई। तो वर्चुअल मीटिंग की कोई मेजर ब्रेक थ्रू तो सामने नहीं आया कि हाँ किसी बड़े इशू पर सहमति बनी हो, लेकिन दोनों देश जो हैं वर्ल्ड की बड़ी पावर्स हैं, दोनों के देशों में के बीच अगर रिश्ते खराब होते हैं तो इसका असर पूरे वर्ल्ड पर देखने को मिलता है, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी पर देखने को मिलता है। तो कौन कौन से इश्यूज डिस्कस हुए इस मीटिंग के दौरान? मीटिंग के आउटकम के बारे में देखो, एक सबसे बड़ा जो विवाद रहा ताइवान को लेकर रहा। ताइवान चाइना के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल इशू है, आपको पता है। तो मीटिंग के बाद जहां एक तरफ चाइना की सरकार ने यह दावा किया कि बाइडेन ने मान लिया है कि वो ताइवान की इंडिपेंडेंस को सपोर्ट नहीं करते हैं, जबकि दूसरी तरफ यूएसए ने यह कहा कि नहीं आप झूठ बोल रहे हो, हमारी जो ताइवान को लेके जो स्टैंड है पहले जैसा ही है। स्टैंड ये है यूएसए का, हम ताइवान के बारे में चाइना की जो वन चाइना पॉलिसी है ना, उसे एक्नोलेज तो करते हैं लेकिन रिकॉग्नाइज नहीं करते। इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। एक्नोलेज करना तो मतलब देखो आपने कोई बात बोल दी तो मैं उस बात को एक्नोलेज कर रहा हूं, इसका मतलब मैं मान रहा हूं कि आपने वो बात बोली है। और रिकॉग्नाइज करने का मतलब ये है कि आपने जो बात बोली है मैं उसका समर्थन कर रहा हूं। समझ रहे हो, ये डिफरेंस है। तो जो यूएसए के फॉरेन सेक्रेटरी है ना, उन्होंने एक बात ये बोली, हांगकांग में जो चाइना की सरकार अत्याचार कर रही है, जिंगजियांग में ताइवान का इशू, ये सब जो इशू है ना ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्ल्ड में अगर
रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर नहीं आता है ना, इन सब इश्यूज पर चाइना अपनी मनमानी करता है, तो ये रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर के अगेंस्ट होगा। और जो चीज़ फिर रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर के अगेंस्ट जाती है तो इससे पूरे वर्ल्ड की जो पीस है वो थ्रेटन होती है। तो इसलिए ये जो इश्यूज है ना, इनको डिस्कस करना जरूरी है। ये चाइना के इंटरनल मैटर्स नहीं है। ये बात यूएसए के फॉरेन सेक्रेटरी एंटनी ब्लिंकन ने बोली। देखो, एक मीटिंग से यूएसए और चाइना के बीच इश्यूज रिजोल्व नहीं होने वाले हैं। इन दोनों देशों के बीच जो डिफरेंसेस हैं ना, वो स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस हैं। चाइना यूएसए को रिप्लेस करके सबसे बड़ी पावर दुनिया की बनना चाहता है और यूएसए ऐसा नहीं होने देना चाहता। तो दोनों देशों के बीच में डिफरेंसेस रिजोल्व होंगे ऐसी संभावना फ्यूचर में भी नहीं है, बल्कि कन्फ्लिक्ट और ज़्यादा बढ़ेगा दोनों देशों के बीच वर्ल्ड में अपनी सुपरमेसी को कायम करने के लिए, इस्टाब्लिश करने के लिए। यूएसए तो है ही, यूएसए चाहता है स्टेटस को रहे, जैसा चल रहा है वैसा ही रहे। लेकिन चाइना रिविजनिस्ट पावर है, मतलब चाइना चाहता है रिवीजन हो वर्ल्ड ऑर्डर में, यूएसए को रिप्लेस करके हम दुनिया की सबसे बड़ी पावर बने। तो ये कुछ पॉइंट्स हमने यूएसए चाइना से संबंधित डिस्कस किए। इसके बाद अगला आर्टिकल स्टेट फाइनेंस कमीशन से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये सारे एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल की डिस्कशन में। देखो, 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ये साफ तौर पे कहा गया था, जब ये अमेंडमेंट्स आई थी तो आर्टिकल 243I ऐड किया गया और 243Y भी ऐड किया गया। 243I ये कहता है संविधान का कि स्टेट गवर्नर को हर 5 साल में एक स्टेट फाइनेंस कमीशन का गठन करना है। जैसे देखो, यूनियन लेवल पे प्रेसिडेंट के द्वारा हर 5 साल के बाद यूनियन फाइनेंस कमीशन का गठन किया जाता है, उसी प्रकार से ये प्रोविजन 93 के आसपास किया गया था जब 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आई थी। काम क्या होगा इन स्टेट फाइनेंस कमीशंस का? जैसे देखो, यूनियन फाइनेंस कमीशंस का काम होता है फॉर्मूला तय करना जिसके बेसिस पे रेवेन्यू शेयर किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट के साथ में, रिकमेंडेशंस देना कैसे स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं वो अपना रेवेन्यू और अच्छे ढंग से मोबिलाइज कर सकें। तो इस प्रकार की रिकमेंडेशंस देना काम होता है यूनियन फाइनेंस कमीशन का। उसी प्रकार से स्टेट फाइनेंस कमीशन को भी काम दिया गया है कि वो लोकल लेवल पे जो पंचायत होती हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस या फिर म्यूनसिपैलिटीज़, इनके साथ रेवेन्यू शेयरिंग का फॉर्मूला तय करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोकल बॉडीज़ को रेवेन्यू दिया जा सके। इसके साथ साथ प्रोविजंस करना, रिकमेंडेशंस देना कि ये लोकल लेवल पे बॉडीज़ जो हैं, टीयर 3 गवर्नमेंट्स की बॉडीज़, ये कैसे अपने रेवेन्यू को मोबिलाइज कर सकती हैं, यानी कैसे अपने रेवेन्यू को इंक्रीज कर सकती हैं। तो ये काम दिया गया था स्टेट फाइनेंस कमीशंस को। तो क्वेश्चन यही उठता है, क्या इन स्टेट फाइनेंस कमीशंस ने अपना काम अच्छे से किया? इसका आंसर है नो। अगर देखो उन्होंने काम अच्छे से किया होता तो आज हम ये आर्टिकल क्यों डिस्कस कर रहे होते? देखो, नॉर्मल सा रूल ये है, जब आप किसी बॉडी को पावर देते हो ना काम करने की, जैसे लोकल बॉडीज़ को फंक्शंस दिए गए कि आपको ये काम करना है, तो भैया आप फाइनेंस भी तो दो ना। बिना पैसों के कोई कैसे काम करेगा? अब आप देख लीजिए, संविधान में प्रोविजंस हैं साफ साफ, स्टेट गवर्नमेंट्स क्या टैक्स कलेक्ट करेगी, यूनियन गवर्नमेंट क्या टैक्स कलेक्ट करेगी, कौन सा टैक्स कलेक्ट करेगी, और स्टेट गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू कम होगा तो इसी वजह से रेवेन्यू शेयरिंग की भी बात कही गई है। सब कुछ संविधान में साफ साफ पे बोल रखा है। लेकिन 73rd 74th अमेंडमेंट के बाद जब लोकल बॉडीज़ बनी और उनको फाइनेंशियल पावर्स देने की बारी आई तो स्टेट गवर्नमेंट्स ने विरोध कर दिया, नहीं, उनको लोकल बॉडीज़ को हम अपने हिसाब से फाइनेंशियल पावर दे देंगे, उनके रेवेन्यू का हम जुगाड़ करके दे देंगे। अगर संविधान में उनके लिए रेवेन्यू का प्रोविजन किया जाता है तो ये तो हमारी जो पावर्स हैं वो कम हो जाएंगी। तो स्टेट गवर्नमेंट्स ने विरोध किया था। स्टेट गवर्नमेंट्स ने बोला था कि हम अपने आप फाइनेंशियल रिसोर्सेज इकट्ठा कर लेंगे, मोबिलाइज कर लेंगे लोकल गवर्नमेंट्स के लिए, आप संविधान में इसका प्रोविजन मत कीजिए। लेकिन देखो, स्टेट गवर्नमेंट्स ने ऐसा किया नहीं। उन्होंने बोल तो दिया लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। हर 5 साल में जो स्टेट फाइनेंस कमीशन गठित करने की बात हुई थी ना 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, उसको भी बहुत ही कम स्टेट गवर्नमेंट्स ने फुलफिल किया है। अब देखो 1993 के आसपास ये 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई थी और अब चल रहा है 2021। तो सभी स्टेट्स में 5वां या फिर
सिक्स्थ, स्टेट फाइनेंस कमीशन का कार्यकाल चलना चाहिए कायदे से, क्योंकि ऑलमोस्ट 30 साल पूरे हो चुके हैं। हर 5 साल बाद स्टेट फाइनेंस कमीशन का गठन करना था, लेकिन बहुत कम स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे 5वां या फिर 6ठा स्टेट फाइनेंस कमीशन काम कर रहा है। 15 स्टेट्स ऐसे हैं, और ज़्यादातर स्टेट्स में अभी सिर्फ दूसरे या फिर तीसरे स्टेट फाइनेंस कमीशन ने भी अपनी रिकमेंडेशंस को सबमिट नहीं किया है। जब देखो 14th यूनियन फाइनेंस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, यूनियन फाइनेंस कमीशन की हम बात कर रहे हैं, तो यूनियन फाइनेंस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि स्टेट फाइनेंस कमीशंस को विभिन्न स्टेट्स के द्वारा टाइमली गठित करना चाहिए, ताकि वो स्टेट फाइनेंस कमीशंस रेवेन्यू शेयर करने संबंधित रिकमेंडेशंस देश के लोकल बॉडीज के साथ, क्योंकि देखो जब स्टेट फाइनेंस कमीशन का गठन होगा तभी वो लोकल बॉडीज के साथ रेवेन्यू शेयरिंग की रिकमेंडेशन देंगे ना, तभी वो बोलेंगे कि कैसे लोकल बॉडीज अपने रेवेन्यू को इंक्रीज कर सकते हैं। अगर स्टेट फाइनेंस कमीशन का गठन होगा ही नहीं तो वो लोकल बॉडीज के रेवेन्यू को इंक्रीज करने संबंधित रिकमेंडेशंस देंगे कैसे? तो इसीलिए 14th यूनियन फाइनेंस कमीशन ने बोला था कि विभिन्न स्टेट्स को इसमें डिले नहीं करना चाहिए, हर 5 साल के बाद स्टेट फाइनेंस कमीशन का गठन करना चाहिए। अब जो 15th यूनियन फाइनेंस कमीशन है वो एक कदम आगे बढ़ गया है। 15th फाइनेंस कमीशन में बोला है 4,36,361 करोड़ की ग्रांट आपको तभी मिलेगी जब आप स्टेट फाइनेंस कमीशंस का गठन करोगे। और 15th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट में यह भी बोला गया है कि मार्च 2024 के बाद स्टेट को कोई ग्रांट रिलीज नहीं की जाएगी अगर वो स्टेट फाइनेंस कमीशन का गठन नहीं करते हैं जिसका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। अब देखो 15th फाइनेंस कमीशन ने तो ये सब कुछ बोल दिया, अब उस पर आज कमेंट कर रहे हैं राइटर कहते हैं देखो अगर वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा स्टेट फाइनेंस कमीशंस का गठन कर भी दिया गया तो भी कोई जरूरी नहीं कि फिर लोकल बॉडीज को फंड्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि देखो बहुत सारे इश्यूज हैं। अभी तक का एक्सपीरियंस ये कहता है पिछले 30 सालों में स्टेट गवर्नमेंट अगर सीरियस है तो फिर लोकल बॉडीज को पर कैपिटा रेवेन्यू का डेवल्यूशन 6,101 तक भी हो सकता है, जिसका प्रोविजन कर्नाटक सरकार के द्वारा किया गया स्टेट फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस के बाद। और उड़ीसा की सरकार ने सिर्फ पर कैपिटा 147 रुपये दिए लोकल बॉडीज को स्टेट फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस के बाद। ये बिल्कुल ही नाम मात्र का रकम है 141 रुपये। तो वेरिएशंस इतनी ज़्यादा है। कहने का पॉइंट समझ गए आप? बात सिर्फ स्टेट फाइनेंस कमीशंस के गठन करने की नहीं है, बात यह भी है ना कि स्टेट फाइनेंस कमीशन एक्चुअल में ऐसी रिकमेंडेशंस दें जिससे लोकल बॉडीज और ज़्यादा फाइनेंशियली इंपावर हो। आमतौर पे होता क्या है ये भी देखा गया है, स्टेट फाइनेंस कमीशन का गठन कर भी दिया जाए तो उसमें स्टेट लेवल के ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, लोकल पॉलिटिशियंस होते हैं जिनको फाइनेंशियल मामलों की इतनी समझ नहीं होती। अब यूनियन फाइनेंस कमीशन का जब गठन होता है उसमें तो इतने बढ़िया बढ़िया मेंबर होते हैं, NK सिंह जिनकी बहुत ज़्यादा रेपुटेशन है। ये देखो अच्छी बात है, मतलब अभी तक स्टेट फाइनेंस कमीशंस के जितने भी गठन हुए ना मेंबर्स उसमें बहुत जाने माने थे, एक्सपर्ट्स थे, लेकिन स्टेट फाइनेंस कमीशंस में मेंबर उतने एक्सपर्ट्स होते नहीं हैं, उनके पास नॉलेज का अभाव होता है, तो वो उतने अच्छे से रिकमेंडेशंस दे भी नहीं पाते। तो ये भी इंश्योर करने की आवश्यकता थी यूनियन गवर्नमेंट को, या फिर 15th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस में कुछ सुझाव देने चाहिए थे कि कैसे ये इंश्योर किया जा सकता है कि स्टेट फाइनेंस कमीशन का गठन करने के बाद भी लोकल गवर्नमेंट्स को फायदा हो। ऐसा नहीं कि नाम नाम के लिए गठन कर दिया गया, बाद में रिपोर्ट ही नहीं सबमिट हुई, ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, 2 साल लेट रिपोर्ट सबमिट हो रही है और रिपोर्ट सबमिट होने के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बाद आर्टिकल में एक पॉइंट ये भी बोला जाता है, देखो जब यूनियन फाइनेंस कमीशन अपनी रिकमेंडेशन देते हैं तो फिर इतने सारे स्टेट्स में रेवेन्यू डिवाइड करने के लिए फॉर्मूला वो बताते हैं, जबकि स्टेट फाइनेंस कमीशन का काम तो और भी मुश्किल है क्योंकि लोकल बॉडीज की संख्या किसी स्टेट में बहुत ज़्यादा होती है। तो ये पता लगाना किस लोकल बॉडी की आवश्यकता कितनी है ये आसान काम नहीं है, बल्कि स्टेट फाइनेंस कमीशन में तो और भी ज़्यादा एक्सपर्ट लोग होने चाहिए, तभी वो अच्छी रिपोर्ट बना सकते हैं, अच्छी रिकमेंडेशंस स्टेट गवर्नमेंट को दे सकते हैं। तो कंक्लूजन में लास्ट में यही बोला जाता है, सबसे पहले तो देखो जो लोकल बॉडीज हैं वो भी अपने आप को थोड़ा संगठित करें। जैसे देखो
जब 15th फाइनेंस कमीशन का गठन किया गया था तो वेरियस स्टेट्स को कुछ शिकायतें थी, तो वेरियस स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स ने आपस में मुलाकात की ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाला जा सके। देखो, यही प्रयास लोकल बॉडीज के द्वारा भी तो दिखने चाहिए ना। लोकल बॉडीज अगर मिल के प्रेशर डालेंगी स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर तो स्टेट गवर्नमेंट को मजबूर होना पड़ेगा लोकल बॉडीज को पावर देने के लिए। यहां पे हम फाइनेंशियल पावर की बात कर रहे हैं। दूसरा ये बोला जाता है सजेशंस में कि जो सिटीजन्स हैं वो भी देखो स्टेट फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट्स को स्क्रूटिनाइज करें और स्टेट गवर्नमेंट्स की जवाबदेही तय करें। तीसरा, देखो थोड़ा और रिसर्च करने की आवश्यकता है। कर्नाटक जिसने लोकल बॉडीज को ज़्यादा रेवेन्यू दिया, वहाँ पर कैसे डेवलपमेंट आई, क्या उसका इम्पैक्ट हुआ। उड़ीसा जिसने कम रेवेन्यू दिया लोकल बॉडीज को, पर कैपिटा सिर्फ 147, तो वहाँ पे क्या नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिला। थोड़ा और रिसर्च की आवश्यकता है ताकि वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स और मोटिवेट हों लोकल बॉडीज को और ज़्यादा फाइनेंशियल पावर्स देने के लिए। तो 15th फाइनेंस कमीशन में जो रिकमेंडेशन दी गई है ना, 2024 के बाद कोई ग्रांट ना दी जाए स्टेट्स को अगर वो स्टेट फाइनेंस कमीशन का गठन नहीं करती हैं। देखो, इंटेंशन तो अच्छी है बट इससे कोई खास फायदा होगा नहीं, ऐसा राइटर बोलते हैं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।